Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy Bambora, from today we will start our online classes again. I hope you all are safe and healthy, and we will start our political part and chapter 1 of political part, the Constitution of India, भारत का संविधान. Before starting the chapter, we will do a simple quiz, that is, who is called the architect of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है. व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था. हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6. विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की गवर्नमेंट बताई गई है या सिस्टम बताया गया है? तो डेमोक्रेसी बताई गई है. विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? किस कंट्री का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा? तो हमारे इंडिया का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. व्हेन इट बिकेम सर्टेन that India would soon be an independent sovereign nation, our leaders decided that a free India would adopt a democratic system of governance. Thus, the year before, 1947, preparations for drafting the details of system of governance began. कि जब ये हो गया कि जल्दी ही हमारा राष्ट्र आज़ाद होने वाला है, तो हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो नेता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो स्वतंत्र जो भारत है, स्वतंत्र फ्री इंडिया है, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाएगा. और इसीलिए 1947 से पहले ही इसके लिए प्रिपरेशंस स्टार्ट हो गई थी. मोर देन 2 years and 11 months later द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी. और 2 साल 11 महीने और 18 दिन के इस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था. इन दिस लेसन वी शेल ड्वेल अपॉन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस लेसन में हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ विशेषताएं हैं, जो आवश्यक जो विशेषताएं, उनके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, उनके बारे में बताएंगे. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल and ideological tenets to according to which a nation or an organization is governed. कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी होती है जो सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, जिनके अकॉर्डिंग सिद्धांत और वैचारिक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग एक राष्ट्र या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन लॉ ऑफ द लैंड. ये एक लिखित कानून कह सकते हो आप इसको. द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज़ कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि एक कंट्री की जो गवर्नेंस, जो सरकार होती है, वो इन्हीं प्रोविजंस को, इन्हीं कानूनों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, उनको आगे बढ़ाती है. हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री लेज डाउन सर्टेन बेसिक एंड इनवायलेबल रूल्स दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव टू फॉलो. तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का, उसमें कुछ बेसिक और कुछ इनवायलेबल रूल्स होते हैं जिन्हें बोथ गवर्नमेंट और पीपल दोनों को ही फॉलो करना होता है. It defines the powers of organs of government as also the rights of citizen. ये जैसे गवर्नमेंट के जो अंग होते हैं उनके जो पावर बताती है, उसी तरीके से ये सिटीजन्स के राइट्स भी बताती है. इट ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस themselves as also with the citizens. और ये जो रिलेशन होती है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग अंगों के बीच में और सिटीजन्स के साथ में, वो बताती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम होता है. और ये जो फाउंडिंग फादर्स होते हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, उनके वैल्यूज़ और विजन्स बताते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंस. कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन irrespective of their caste, gender, religion or creed to which they belong. So it creates trust among the people and binds them together in one harmonious whole. कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करता है. उनके कास्ट, उनके लिंग, उनके धर्म या उनका जो समुदाय होता है जिससे भी वो बिलोंग करते हैं, उन सभी के प्रति वो निरपेक्ष रहता है. वो किसी का भी एक का पक्ष नहीं रहता है. तो इसीलिए वो लोगों के बीच में विश्वास पैदा करता है और उनको एक साथ सामंजस्य बनाकर उनको बांध कर रखता है.
It limits the power of the three organs of the government, legislature, executive and judiciary. ये हमारे जो गवर्नमेंट के जो थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके पावर को लिमिट करके रखता है. इट दस रेस्ट्रिक्ट द अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज ऑफिशियल्स एंड लीडर्स हु कैरी आउट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. ये जो पावर होते हैं जो ऑफिशियल्स के, लीडर्स के, वो उसका मिसयूज़ ना करें, उसके लिए उन पर रोक लगाता है. और जो गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं उनका भी मिसयूज़ ना हो, जो उनके ऊपर कोई उसके लिए भी उसको वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं. इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बताता है और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं. इट मेक्स स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द कंट्री. और जो हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उनको भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाते हैं स्पेशल. इट ऑल्सो इंश्योर दैट नो डोमिनेंट ग्रुप यूजेज इट्स पावर टू सप्रेस अदर लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप. और ये भी इंश्योर करते हैं, ये भी विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी जो डोमिनेंट ग्रुप है यानी जो प्रभावी सत्ता वाला ग्रुप है वो अपने पावर का यूज़ करके किसी भी दूसरे ग्रुप को दबाए नहीं. इट गारंटीज certain fundamental rights to the citizens which protect them from abuse or misuse of power by the government. It also define the duties of the citizen. ये गारंटी दिलाता है कि जो सिटीज़न के जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी वो सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका मिसयूज़ ना हो गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी देखता है और ये सिटीजन्स की ड्यूटी भी बताता है. It defines national goals which form the basic foundation on which the present and future of the country rests upon. और ये नेशनल गोल्स यानी हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य भी बताता है जो कि हमारे आज के और कंट्री के आज के और आने वाले फ्यूचर के जो भी बेसिक गोल्स है, जो भी बेसिक फाउंडेशंस है, उनको भी बताता है. इन दिस रिगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस अपॉन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एट्सेट्रा विच फॉर्म द कोर आइडियोलॉजी ऑफ आवर नेशनल कंसाइंस. और इसीलिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम जोर डालता है डेमोक्रेसी पर, सोशलिज्म पर, सामाजिकता और संप्रभुता और निष्पक्षता, इन सभी के ऊपर, जिससे कि हमारे जो मूल विचारधारा है, हमारे राष्ट्रीय जो मूल विचारधारा है वो बनती है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल. अब हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे. नेपाल की हिस्ट्री से हम देखेंगे और समझेंगे कि अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. अभी तक कुछ टाइम पहले तक नेपाल जो था वो एक राजतंत्र वाला राष्ट्र था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. और जो प्रीवियस जो पहले वाला जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, उसमें ये पता चलता है कि वहाँ पर फाइनल जो अथॉरिटी थी वो किंग के पास थी, राजा के पास थी. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting up an end to the powers of the king. और 2006 में फाइनली उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली और किंग के पावर का एंड हो गया. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब लोगों ने एक नया संविधान बनाया जो नेपाल को डेमोक्रेसी के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे उनका ये रीज़न था कि जो पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई भी ऐसे विचार नहीं थे जो वो नेपाल के लिए चाहते थे. नेपाल by moving from a monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. नेपाल जो अब मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ मूव करने जा रहा था उसमें बहुत सारे चेंजेस होने ज़रूरी थे, उसमें ज़रूरत थी उन सारे चेंजेस की ताकि वो एक नई सोसाइटी में, नए समाज में प्रवेश कर सके, डेमोक्रेटिक समाज में. दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2050. और इसीलिए नेपाल के लोगों ने 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. द पर्पज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. और इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये उद्देश्य था कि जो हमारा
कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर बताए। फॉर एग्जांपल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि नेपाल के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया था कि जो कंट्री है वो किंग रूल करेगा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी मंत्रिपरिषद रूल करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन important guidelines that govern decision making within these societies। हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ के बीच में रहकर उनके बारे में डिसीजन मेकिंग ले सके। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 का पार्ट 1 ओवर होता है और द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला हम पार्ट आगे वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।